वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेक सिंपल। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बीएफएम का मॉड्यूल ए बी सी और आज मैं डी लेकर आया हूँ, बी डी का क्विक रिवीजन करने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो अगला 20 से 25 मिनट ध्यान दीजिएगा, मैंने जो स्लाइड्स बनाया है उस पर, और आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल डी रिवाइज हो जाएगा विद जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। एग्जामिनेशन से पहले इस वीडियो को देख के जाइएगा ताकि आपका कंसेप्ट का क्विक रिवीजन हो जाए। और दोस्तों मेरे इस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें क्विक रिवीजन सेशन एवीएम का हो, बीएफएम का हो या रिटेल का हो, मैंने अच्छे तरीके से बना के रखा है। तो दोस्तों वो इसलिए बनाया है ताकि लास्ट टाइम में लोग जल्द से जल्द पूरे टॉपिक को रिवाइज कर पाएँ। और जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं उसका पीडीएफ कंपाइलेशन, चाहे वो एवीएम का हो बीएफएम का, वो भी मैं करके रखा हूँ। तो जिन लोगों की उसकी आवश्यकता है पीडीएफ कंपाइलेशन की, तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। मॉड्यूल डी को हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। तो हम कुछ सॉल्व एग्जांपल के साथ, सबसे पहला चीज़ है बैंक का बैलेंस शीट। देखिए दोस्तों, जितने भी बैंक्स हैं वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के द्वारा भी वो गवर्न किए जाते हैं। बैंक के अंदर हमारा नेशनलाइज बैंक आता है, एसबीआई आता है, उसके सब्सिडरी आते हैं, फॉरेन बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं कुछ एक्ट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 5 ये क्या बताता है दोस्तों? ये बताता ये है कि बैंकिंग इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। यानी बैंकिंग में क्या होता है कि हम लोग पब्लिक से मनी को पब्लिक से जो डिपॉजिट है मनी का, उसे एक्सेप्ट करते हैं ताकि हम उसे लेंड कर सकें या उसे इन्वेस्ट कर सकें। और जो डिपॉजिट्स होता है वो रिपेबल ऑन डिमांड होता है, यानी कि उसको हम डिमांड पे रिपे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है कि बैंक किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सेक्शन 9 भी क्या है दोस्तों? सेक्शन 9 जो रेस्ट्रिक्ट करता है बैंक को कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को 7 साल तक से ज़्यादा नहीं रख सकता, एक्सेप्ट फॉर ऑन यूज़, और अपने यूज़ को छोड़कर। ठीक है, किसी भी अचल संपत्ति को 7 साल से ज़्यादा नहीं रख सकती कोई बैंक। सेक्शन नंबर 29 ये कहती है कि बैंकिंग कंपनीज का जो बैलेंस शीट होगा उसको फॉर्म ए, थर्ड शेड्यूल का फॉर्म में भी प्रिपेयर किया जाएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसे थर्ड शेड्यूल के फॉर्म भी पे प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसके अलावा और देखिए, जैसे सेक्शन नंबर 30 ये क्या बताती है कि जो बैलेंस शीट है उसका जो ऑडिशन होगा वो क्वालिफाइड ऑडिटर ही करेंगे। सेक्शन 31 और 32 क्या बताती है कि बैलेंस शीट का 3 कॉपीज और पीएल अकाउंट वो आरबीआई को सबमिट करना होता है 3 महीने के अंदर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एंडिंग पीरियड के 3 महीने के अंदर ये कॉपीज हमें सबमिट करना होगा, और इस पीरियड को हम लोग अनदर 3 महीना आरबीआई के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों, जो हमारा फाइनल अकाउंट और ऑडिटर रिपोर्ट है उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीना के अंदर उसे हमें सबमिट करना है। सेक्शन 17 में क्या है दोस्तों कि कम से कम प्रॉफिट का 20% जो है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा सभी बैंकों के द्वारा। और अभी ये लिमिट जो है वो एक्चुअली में इसका मैं अभी करंट डाटा नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, इसका करंट डाटा वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों कंटिजेंट लायबिलिटी में आते हैं, वो शेड्यूल नंबर 12 में लिखा गया है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? एलसी आते हैं, एलजी आते हैं, क्लेम्स अगेंस्ट बैंक, फिर लायबिलिटीज़, बिल रीडिस्काउंटेड, ये सब इसके पार्ट्स हैं दोस्तों। शेड्यूल नंबर 17 देख लीजिए, एडिशनल डिस्क्लोजर है। उसके अंदर क्या आते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मूवमेंट ऑफ प्रोविजन हेल्ड टुवर्ड एनपीए, इन्वेस्टमेंट एसएलआर और नॉन एसएलआर, इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजनिंग, एसेट क्लासिफिकेशन, चाहे स्टैंडर्ड हो सब स्टैंडर्ड हो। तो कुछ बिल्कुल मिलाकर जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ये क्या होता है दोस्तों? एसेट लायबिलिटी एएलएम शॉर्ट में से कहते हैं, इट रेफर्स टू रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क का मैनेजमेंट है ताकि हम लोग जो हमारा एसेट और लायबिलिटी के बीच का मिसमैच है, जो मिसमैनेजमेंट है, उसे हम लोग रोक सकें। देखिए, जो जो हमारा रिस्क होता है वो लिक्विडिटी रिस्क हो या इंटरेस्ट रेट रिस्क हो, वो नेगेटिव स्प्रेड में यदि कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उसके कारण नेगेटिव स्प्रेड आ सकता है, और इसका इसके कारण क्या होगा? बैंक को लॉस होगा। तो एएलएम दो चीज़ को मैनेज करता है, पहला लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करता है और दूसरा वो इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करता है। अब देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है? हम क्या करते हैं, मनी मार्केट से पैसा लेते हैं और उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। यदि बॉन्ड का प्राइस मान लीजिए कम आ जाए और हम बॉन्ड को नहीं बेचें, ऑब्वियस सी बात है नहीं बेचेंगे, कम प्राइस होगा तो, लेकिन लोन तो हमें देना ही है। तो दोस्तों इसके कारण क्या होगा कि एक शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाएगा, जिसे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। अब देखिए, यही लिक्विडिटी रिस्क जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क में ट्रांसलेट हो जाता है। कब? जब फंड को अरेंज करना पड़ता है ज़्यादा रेट पे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी के बीच में मिसमैच होता है, इसी कारण इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है। अब देखिए दोस्तों, एएलएम का सिग्निफिकेंस क्या है?
मार्केट हमारा दोस्तों, मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग क्विकली रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। यदि मैं शॉर्ट शॉर्ट लेकर चलूँ तो ये वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा। तो इसका जो मेन मोटिव है कि जल्दी 30 मिनट के अंदर पूरे मॉड्यूल डी को रिवाइज करना, वो फुलफिल नहीं होगा दोस्तों। चलिए, एएलएम का सिग्निफिकेंस, यदि फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो का स्पीड को स्लो कर सकते हैं यूट्यूब के सेटिंग के द्वारा। दोस्तों, एएलएम का सिग्निफिकेंस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मार्केट हमारा वोलेटाइल होता है और जो रेट का फ्लक्चुएशन होता है वो हमारा एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम को अफेक्ट करता है, और अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, अफेक्टेड होगा। अब देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट्स का रैपिड इनोवेशन हो रहा है, ठीक है, और मोस्ट प्रोडक्ट अफेक्ट रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बैंक्स। Regulatory environment also expect from bank compliance of Basel norms, which cannot be undertaken without ALM. ALM का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस मैचिंग के थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है मैच्योरिटी मिसमैच के थ्रू देखिए, मैच्योरिटी मिसमैच के थ्रू लिक्विडिटी को इंश्योर करना। एएलएम का टेक्निक जो है डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लोग बहुत सारे रिस्क और पैरामीटर को मैनेज कर सकें। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पहला पैरामीटर है एनआईआई। एनआईआई होता है हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए दोस्तों, जो वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है किसी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे, वो एनआईआई मेजर करती है। वोलेटिलिटी जानते ही होंगे, जिसे हम लोग तरलता कहते हैं, यानी कि वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे, वो कौन मेजर करता है? तो एनआईआई मेजर करता है। फॉर्मूला क्या है एनआईआई का? एनआईआई का फुल फॉर्म है नेट इंटरेस्ट इनकम, और इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। तो दूसरा पैरामीटर एनआईएम, इसे हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। ये कंपैरिजन है एनआईआई का किसके साथ? एवरेज टोटल एसेट के साथ। क्योंकि ये कंपैरिजन है तो बेसिकली एक तरह का रेशियो है। एनआईएम का फॉर्मूला में हम लोग नोमिनेटर में एनआईआई लिखेंगे और डिनोमिनेटर में एवरेज टोटल एसेट को लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तीसरा फॉर्मूला है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। ये भी एक तरह का कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? तो शेयर होल्डर का फंड का कंपैरिजन है टोटल एसेट के साथ। इसके फॉर्मूला में शेयर होल्डर फंड को नोमिनेटर में लिखेंगे और टोटल एसेट को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। दोस्तों, इस पीडीएफ की यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं नीचे आपको मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ, जिसको आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ इसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक मैं एग्जांपल आपके सामने ले ला रहा हूँ। देखिए, ये हमारा बैलेंस शीट है। लेफ्ट साइड में एक्सपेंसेस हैं, राइट साइड में इनकम है। अब देखिए, इंटरेस्ट पेड, अदर एक्सपेंसेस, प्रोविजन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, सबकी डाटा दी गई हैं। ये सब एक्सपेंस वाले कॉलम में है। इंटरेस्ट अर्न और अदर इनकम, ये हमारे इनकम वाले कॉलम में है। टोटल लेफ्ट साइड में जो है 280, राइट साइड में 280। ये तो ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। एसेट और लायबिलिटी तो बराबर होना चाहिए ना। देखिए, और एक और सी डाटा दे रखा है, टोटल लायबिलिटीज हमें दे रखा है 2000 करोड़, जिसमें से कैपिटल है हमारा 400 करोड़। आइए हम लोग तीनों पैरामीटर को निकालते हैं, एनआईआई निकालते हैं, एनआईएम निकालते हैं और इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो को निकालते हैं। देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ में मैं जहां जरूरत पड़ा है वहां पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। एनआईआई का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट इनकम कितना है बताइए? इंटरेस्ट इनकम है हमारा 170 और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 10, तो 170 माइनस 10 हो जाएगा 160। उसके बाद दोस्तों एनआईएम का फॉर्मूला बताइए। एनआईएम के फॉर्मूला में एनआईआई को नोमिनेटर में लिखना है और टोटल एसेट को डिनोमिनेटर में लिखना है। तो बताइए एनआईआई कितना है हमारा? 160 है। टोटल एसेट कितना है हमारा? टोटल एसेट है हमारा 2000, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, एसेट और लायबिलिटी बराबर ही होता है, तो हमारा टोटल एसेट कितना है? 2000 है। तो 160/2000 यदि कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 8%। तीसरा है दोस्तों हमारा इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। इसमें हम लोग शेयर होल्डर फंड को नोमिनेटर में और टोटल एसेट को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो शेयर होल्डर फंड कितना है हमारा? शेयर होल्डर का जो फंड है वो 400 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल ही तो है हमारा शेयर होल्डर फंड, कैपिटल पूंजी वही तो होता है शेयर होल्डर का फंड। तो 400 को नोमिनेटर में लिखिए और जो टोटल एसेट है 2000 उसे डिनोमिनेटर में लिखिए। तो 400 2000 का 20% है। तो दोस्तों इसीलिए इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो हमारा आ गया 20%। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट कैपिटल चार्ज ऑन ऑपरेशनल रिस्क एंड रिस्क वेटेड एसेट फॉर ऑपरेशनल रिस्क। दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क का केस स्टडी मेरे बीएफएम के केस स्टडी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। मैंने अच्छे तरीके से समझाया है स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रॉब्लम को आपको डील करना है ऑपरेशनल रिस्क से रिलेटेड। अभी मैं फिलहाल उसका शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? कैपिटल चार्ज को निकालना है दोस्तों। किस चीज़ के लिए? तो ऑपरेशनल रिस्क के लिए। तो कैपिटल चार्ज का जो ऑपरेशनल रिस्क का जो कैपिटल चार्ज होता है वो ग्रॉस पॉजिटिव इनकम का 15 एवरेज ग्रॉस पॉजिटिव इनकम का 15% होता है और ये प्रीवियस 3 साल का होता है। यही फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है जो कि हमें ध्यान में रखना है। लेकिन इस केस में हमें एक ही साल का डाटा दिया गया है तो हम क्या करेंगे? उसी को ही ले लेंगे। एवरेज निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एवरेज तब निकालते हैं ना जब हमारे पास 2 से ज़्यादा डाटा हो। यहाँ तो एक ही डाटा है तो उसी को हम लोग ले लेंगे। तो बताइए 15% किसका निकालेंगे? तो 15% निकालेंगे ग्रॉस पॉजिटिव इनकम। कितना है हमारा? 280, ठीक है। तो 280 का 15% निकालिए यानी कि 42 करोड़। ये 42 करोड़ हमारा क्या है? कैपिटल चार्ज है दोस्तों। अब मान लीजिए आपको रिस्क वेट एसेट निकालना है तो कैसे निकालिएगा? सिंपल सी बात है, कैपिटल चार्ज को नोमिनेटर में लिखिए, CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क एडुकेसी रेशियो को डिनोमिनेटर में लिखिए जो कि RBI प्रिस्क्राइब किया 9%। दोनों को डिवाइड कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? आपको RWA मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एसेट क्लासिफिकेशन पे आते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
इसमें क्या समझना है हमें कि एक नरसिम्हन कमेटी का इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था कि वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने, ताकि बैलेंस शीट में ट्रांसपेरेंसी आए। इनकम का मेजर सोर्स कहाँ का है बताइए? लोन पे जो ब्याज मिलती है वो, उसके अलावा जो है इफ से यदि उसका रिकवरी नहीं होगा सही समय पे तो क्या होगा, उसको जो इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो नरसिम्हन कमेटी ने सजेस्ट किया था, एसेट को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था। स्टैंडर्ड एसेट, जो लोन अकाउंट जो कि अभी एनपीए नहीं हुआ है। सब स्टैंडर्ड एसेट, लोन अकाउंट जिसको एनपीए कहा जा सकता है। डॉटफुल एसेट, लोन अकाउंट जो कि एनपीए 1 साल से ज़्यादा तक रह गया। लॉस एसेट, लोन अकाउंट जिसमें सिक्योरिटी ही नहीं अवेलेबल है। अब दोस्तों कौन सा अकाउंट कब एनपीए होता है उसका चार्ट देखिए। टर्म लोन अकाउंट एनपीए कब होगा? जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल या रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। सीसीओडी अकाउंट मोर देन 90 डेज। दोस्तों इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था अपने उस वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसी तरह एग्रीकल्चर के लिए 2 क्रॉप सीजन है। बिल को एनपीए कब हो जाता है? जब वो ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज के रहता है। उसके अलावा लोन जो है वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कब तक रहता है? देखिए 1 साल तक रहता है। डाउटफुल कैटेगरी में कब रहेगा? आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। जब वो लोन 1 साल सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रह गया तब वो डाउटफुल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जो पहला साल तक वो D1 में रहेगा, 1 से लेके 3 साल तक D2 में रहेगा और 3 साल के बाद वो D3 में रहेगा। और वो लॉस एसेट कब हो जाता है? जब सिक्योरिटी का जो लॉस है वो या तो 100% हो या वो 90% हो या उससे ज़्यादा हो। अब देखिए दोस्तों, नॉन फाइनेंशियल रीज़न, कोई अकाउंट एनपीए आखिर किस कारण से होता है? तो सबसे पहला कारण है, मान लीजिए कि स्टॉक स्टेटमेंट जो है 3 महीना तक नहीं मिला, या मान लीजिए उसका लिमिट जो है वो जो है रिन्यू 6 महीना तक नहीं हुआ। तो इन 2 नॉन फाइनेंशियल कारणों से कोई अकाउंट एनपीए होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि एनपीए अकाउंट को स्टैंडर्ड अकाउंट में कैसे अपग्रेड करें, ठीक है। तो जब रिकवरी हो जाएगा उसी दिन उसको अपग्रेड किया जाता है। और अकाउंट यदि एनपीए हो जाता है तो उसका एनपीए अकाउंट का इम्प्लीकेशन क्या है दोस्तों, वो देखिए। इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा और जो है इनकम हेड में क्रेडिट भी नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए ये कुछ प्रोविजनिंग नॉर्म्स है, इसको आप देख लीजिएगा। इसको मैंने अपने वीडियो में भी समझाया था। एक बार एक बार नज़र इसे दोहरा लीजिए। ये सब स्टैंडर्ड एसेट के आपके प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि पता होना चाहिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा नेट एनपीए। नेट एनपीए का फॉर्मूला है ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन प्लस डीआईसीजीसी अपॉन ईसीजीसी कवर, ठीक है। तो नेट एनपीए निकालने के लिए क्या करना है? ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजन और डीआईसीजीसी या ईसीजीसी कवर को जोड़ के घटा दीजिए, ठीक है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पीसीआर, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रोविजन अपॉन ग्रॉस एनपीए इनटू 100। उसके अलावा देखिए दोस्तों पीसीआर, दोस्तों ये जो हमारा प्रोविजनिंग का चैप्टर है उसको मैंने 2 वीडियोस में अच्छे तरीके से कवर किया है। मेरे केस स्टडी वाले लेसन में जाके आप उससे समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मैं क्विक रिवाइज करा रहा हूँ तो मैं हर एक पॉइंट को अभी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो यानी कि पीसीआर जो है ग्रॉस एनपीए का 70% से कम नहीं होना चाहिए। ये बैंक के गाइडलाइंस के अनुसार है। देखिए पीसीआर आप देख सकते हैं यहाँ पे। पीसीआर का फॉर्मूला क्या है? एनपीए प्रोविजन अपॉन ग्रॉस एनपीए इनटू 100। तो ग्रॉस एनपीए का 70% से कम ही होना चाहिए हमारा पीसीआर। और देखिए दोस्तों जो हमारा ईसीजीसी और डीआईसीजीसी का गारंटी है उसका अमाउंट को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे जब हम लोग प्रोविजन निकालेंगे डाउटफुल कैट एसेट का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ईसीजीसी से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो मैं इसलिए पॉइंट समझा रहा हूँ। जब भी ईसीजीसी और डीआईसीजीसी का गारंटी का अमाउंट निकालना हो, मान लीजिए कि ईसीजीसी और डीआईसीजीसी गारंटी कवर का अमाउंट निकालना है तो उसे हम लोग हमेशा घटाएंगे, ठीक है, जब हम लोग प्रोविजन करेंगे डाउटफुल एसेट में, ठीक है। लेकिन यदि सब स्टैंडर्ड एसेट है तो इसका कवर को डिडक्ट करना नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, डाउटफुल एसेट का केस है, ईसीजीसी और डीआईसीजीसी का गारंटी कवर है तो उसे हमें घटाना है। और यदि हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट का केस है तो उसे हमें घटाना नहीं है। हाँ, एक और पॉइंट है कि डाउटफुल एसेट के केस में सिक्योर्ड पोर्शन और अनसिक्योर्ड पोर्शन जो है उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर देंगे। मैंने समझाया अच्छे तरीके से कैसे करना है आपको, मेरे उस वीडियो में जाके देखिए। और प्रोविजन को है अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, गोल्ड हुआ, एनएस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हुआ, किसान विकास पत्र हुआ, एफडी हुआ, एलआईसी हुआ, इसके अगेंस्ट यदि मान लीजिए एडवांस मिलेगा तो उससे हम लोग एनपीए में क्लासीफाई नहीं करते हैं। और यदि गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो एडवांस है उसे भी हम लोग एनपीए में क्लासीफाई नहीं करते हैं। तो सारा पॉइंट्स हम लोग कवर कर लिया क्विकली। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। देखिए बैंक को जो है विड्रॉल के थ्रू ऑनर करना पड़ता है फ्रॉम डिपॉजिट्स, ऑब्वियस सी बात है। ऑल्सो द बैंक आर सपोज टू डिसबर्स लोन इन टाइम। लिक्विडिटी दोस्तों दोनों काम करना है, डिपॉजिट से विड्रॉल भी निकाल के देना है और दोस्तों लोन का डिसबर्समेंट भी टाइम पे करना है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स लिक्विडिटी इज द एबिलिटी टू एकोमोडेट डिक्रीज इन लायबिलिटी एज वेल एज फंडिंग ऑफ इंक्रीज इन एसेट। अब देखिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये किसी बैंक के मार्केट प्लेस को डिफाइन करता है।
उसके बाद ये दूसरी चीज़ है कि बैंक को लोन का जो कमिटमेंट है उसको उसको मीट करता है। उसके बाद दोस्तों यदि कोई सेल ऑफ एसेट अनप्रॉफिटेबल है तो उससे उससे क्या करता है, अवॉइड करता है दोस्तों। और उसके बाद क्या है दोस्तों, इट लोअर साइज ऑफ डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। इसके अलावा दोस्तों देखिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा अर्निंग जो है, यदि मिस मैनेज, ध्यान दीजिएगा, मिस मैनेज होगा तो क्या होगा, अर्निंग हमारा घटेगा, एनपीए बढ़ेगा और जो रेटिंग है वो भी घटेगा हमारा। अब देखिए कौन कौन सा फैक्टर है जो कि लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है वो हमारा लेस प्रॉफिट है, लेस प्रॉफिट तो लेस लिक्विडिटी। दूसरा है हमारा राइज इन एनपीए, एनपीए ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी कम होगा। तीसरा है हमारा डिपॉजिट कंसंट्रेशन इन टर्म डिपॉजिट, उसके कारण भी लिक्विडिटी क्या होगा, कम होगा। और लास्ट है हमारा मोर टैक्सेस। अब दोस्तों देखिए लिक्विडिटी रिस्क के टाइप क्या कौन कौन से होते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। फंडिंग रिस्क कब होगा, जब हमारा डिपॉजिट डिक्रीज हो जाए, किस कारण से, यानी कि हमारा रेपुटेशन बैड हो गया या कॉन्फिडेंस लोगों का लॉस्ट हो गया तो फंडिंग रिस्क होता है दोस्तों। उसके बाद टाइम रिस्क, टाइम रिस्क क्या हो रहा कि टाइम रिस्क कब होगा, जब लोन का इंस्टॉलमेंट जो है टाइम पे नहीं आता है दोस्तों। कॉल रिस्क, कॉल रिस्क क्या हो गया कि जो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट थे वो कन्वर्ट हो गया फंड बेस्ड में, जैसे कि मान लीजिए कि स्लाइड हो गया हमारा कंटिजेंट लेवल, जैसे एलसी हुआ, ये सब फंड बेस्ड लोन में आ गया तो उसे हम लोग कहते हैं कॉल रिस्क। उसके बाद दोस्तों अब लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मैनेज करें वो मैं समझाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला मेथड है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाएं। दूसरा मेथड है टॉलरेंस लेवल को सेट करें। जैसे टॉलरेंस लेवल क्या हो गया कि हम लोग लिमिट कर दें कैश फ्लो मिसमैच को, कल के लिए, अगले वीक के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद लोन टू डिपॉजिट रेशियो का लिमिट होना चाहिए। उसके बाद लोन टू कैपिटल रेशियो का लिमिट होना चाहिए। देखिए 1 से 14 दिन का जो बकेट होता है दोस्तों, 1 to 14 डेज का जो बकेट होता है उसका जो मिसमैच लेवल है, और 15 से 88 दिन का जो बकेट होता है उसका जो मिसमैच लेवल है वो 80% होना चाहिए कैश फ्लो इन पार्टिकुलर पीरियड का। दोस्तों यदि आपको बकेट लेवल पे यदि केस स्टडी करना है तो मेरा एक सेशन है बीएफएम का, जून 2019 का केस स्टडी का कलेक्शन मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। तो मेरे इस पार्टिकुलर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसका थर्ड केस स्टडी देखिए। मैंने अच्छे तरीके से 10 मिनट में समझाया है उस पार्टिकुलर चीज़ों को। अब देखिए दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मेजर करेंगे, तो 2 अप्रोच है, एक है स्टॉक अप्रोच और एक है फ्लो अप्रोच। देखिए स्टॉक अप्रोच में क्या कहते हैं, कुछ रेशियोज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो दोस्तों, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। देखिए कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट, ये रेशियो ज़्यादा होगा तो बढ़िया है। नेट लोन टू टोटल डिपॉजिट, ये रेशियो कम होगा तो बढ़िया है। तो टाइम डिपॉजिट टू टोटल डिपॉजिट, ये ज़्यादा होगा तो बढ़िया है। वोलेटाइल लायबिलिटी टू टोटल एसेट, ये जितना कम होगा उतना बढ़िया है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू लिक्विड एसेट, ये जितना कम है उतना बढ़िया है। और लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट, ये हायर जितना ज़्यादा है उतना बढ़िया है। उसके अलावा आपका देखिए प्राइम एसेट टू टोटल एसेट, जितना हायर होगा उतना बेटर होगा। मैंने अच्छे तरीके से समझाया है अपने लिक्विडिटी मैनेजमेंट के वीडियोस में। अब दोस्तों इसके अलावा फ्लो अप्रोच है। फ्लो अप्रोच का 3 डायमेंशन है। पहला है मेजरिंग एंड मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट थ्रू मैच्योरिटी लैडर, मैंने समझाया था दोस्तों। फिर जनरल मार्केट कंडीशन, यानी कि नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट को मेजर करो और उसे मैनेज करो। उसके अलावा बैंक स्पेसिफिक रिस्क और जनरल मार्केट रिस्क। अब दोस्तों इसके अलावा और क्या अप्रोच होता है, इस डायमेंशन क्या क्या है इसका, मेजरिंग लिक्विडिटी ऑफ अ चोजन टाइम फ्रेम, और लास्ट है कंटिजेंसी प्लानिंग। और आरबीआई का गाइडलाइन तो पता ही होगा आपको मैच्योरिटी बकेट का, जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको 10 मैच्योरिटी बकेट में क्लासीफाई कर दो। पहला टुमारो, 2 to 7 डेज, 8 to 14 डेज, 15 to 21 डेज, ऐसे करके आपके सामने 10 इसका बकेट है, ये ध्यान रखना होगा आपको दोस्तों। इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों देखिए हुआ क्या कि जो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, ठीक है, और फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसका कंप्लीट डीरेगुलेशन हो गया, चाहे वो आरडी हो, एफडी हो, सेविंग बैंक अकाउंट हो, 1 लाख से ऊपर का, ठीक है, तो उस पर क्या हो गया, कंप्लीट डीरेगुलेशन हो गया। और बैंक जो है वो फ्री है वो डिसाइड करने के लिए कि एनआरई डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट रेट देना है। इसी कारण क्या हुआ दोस्तों, इंटरेस्ट रेट में वोलेटिलिटी आ गई। इसी कारण क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ गया। और इंटरेस्ट रेट रिस्क का एडवर्स मूवमेंट का इम्पैक्ट डायरेक्टली हुआ एनआईआई पे, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम पे, एनआईएम पे भी इम्पैक्ट हुआ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो मार्केट का जो रेट है, मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है, उसका इम्पैक्ट किसी बॉन्ड के प्रेजेंट वैल्यू पे भी होगा और सिक्योरिटी के प्रेजेंट वैल्यू पे भी होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो है 1% बढ़ गया, ठीक है दोस्तों, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट बढ़ा, 1% बढ़ा। इसके कारण क्या होगा, जो सिक्योरिटीज़ है उसका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट 1% घट गया तो सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। ऐसे कारण क्या हो गया, मार्क टू मार्केट प्राइस बढ़ गया। अब दोस्तों टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क देखिए, मिसमैच और गैप रिस्क, ये तो मैंने बताया था, जब हमारा एसेट और लायबिलिटीज़ के मैच्योरिटीज़ का जो गैप है उसके कारण रिस्क को हम लोग मिसमैच करते हैं। कभी कभी क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स, जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उसको हम लोग फंड कर देते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से, ठीक है। और जब वो डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा कि वो लायबिलिटी को रिप्राइजिंग किया जाता है, और जो गैप ऑफ इंटरेस्ट रेट है जो एसेट और लायबिलिटी के बीच में वो और नैरो हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण प्रॉफिट हमारा और घट जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं गैप रिस्क या मिसमैच रिस्क।
उसके बाद दोस्तों हमारा आता है बेसिक रिस्क। बेसिक रिस्क क्या होता है? तो बेसिक रिस्क में क्या है कि जो हमारा एसेट और लायबिलिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट रेट में जो चेंज आती है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड में होंगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बताएगा कि हमारा अर्निंग पे कितना परसेंटेज इफेक्ट हो रहा है यदि मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट रेट 1 बेसिस पॉइंट से बढ़ रहा है, घट रहा है। दोस्तों आपको पता होगा इंटरेस्ट रेट को हम लोग बेसिक पॉइंट वैल्यू के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो यदि इंटरेस्ट रेट हमारा 1 बेसिस पॉइंट स्केल पे चेंज हो रहा है तो हमारा अर्निंग पे क्या परसेंटेज इंपैक्ट हो रहा है, ये हमारा बेसिस रिस्क बताता है दोस्तों। क्योंकि नाम ही है बेसिक, तो वो वहाँ से आया है, बेसिक पॉइंट वैल्यू से ही आया है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क, जिसे NIP कहते हैं। यदि मान लीजिए बैंक के पास एसेट ज़्यादा है लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में, तो यदि मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 1% घट गया, उसके कारण क्या हो गया, अर्निंग घटेगा, और इसके कारण क्या होगा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, और ये हमारा NII और NIM दोनों को इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद दोस्तों है इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या हो गया, जब इंटरेस्ट रेट में एडवर्स मूवमेंट हो जाएगा, वो किसके कारण होगा, कि हमारा ऑब्वियस ही बात है, उसके कारण क्या होगा, लोग CC और DL और टर्म लोन का तुरंत प्रीपेमेंट करने लगेंगे, और इसी कारण क्या होगा, RD और FD को प्रीमेच्योर लोग निकालने लगेंगे। ठीक है, इसी कारण क्या होगा, NII हमारा घट जाएगा। इसे हम लोग इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कहते हैं। और दोस्तों यील्ड कर्व रिस्क, यील्ड तो पता ही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, यानी जो सिक्योरिटीज होते हैं उस पर जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वही तो यील्ड होता है हमारा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है वो यील्ड को घटाएगा, जिसके कारण एसेट का वैल्यू घट जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है इस पर, हमारा जो टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट्स को मेजर कैसे करेंगे, तो पहला मेथड है रिप्राइजिंग शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उसको हम लोग रिप्राइजिंग टाइम बैंड में असाइन कर देते हैं, जो पास जजमेंट है उसके बेसिस पे और जो बैंक का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। और जो शेड्यूल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इंटरेस्ट सेंसिटिव एसेट को, लायबिलिटीज़ को और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स को कुछ प्री डिफाइंड टाइम बैंड में। ठीक है, तो दोस्तों तो फ्रेंड्स देखिए इसका स्टेप समझिए। पहला स्टेप क्या है कि हम एडजस्टेड गैप को कैलकुलेट करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि हम एसेट को रिप्राइज करेंगे। और तीसरा स्टेप क्या है कि हम स्टैंडर्ड गैप को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहला फिर से बता रहा हूँ, एडजस्टेड गैप को कैलकुलेट करने का, उसके दूसरा में एसेट को रिप्राइज करने का, और तीसरा में स्टैंडर्ड गैप को कैलकुलेट करने का। मैं एग्जांपल समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए एक बैंक का एसेट और लायबिलिटी आपको दिया हुआ है, कैश मनी 500 करोड़, कैश क्रेडिट 400 करोड़, कैश इन हैंड 100 करोड़, SB डिपॉजिट 500 करोड़, फिक्स डिपॉजिट 500 करोड़ और करंट डिपॉजिट 200 करोड़। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है 0.5% कॉल मनी में घट गया, 1% CC में घट गया, 0.1% सेविंग बैंक में घट गया और 0.8% FD में घट गया। तो पहला स्टेप क्या बताया मैंने, एडजस्टेड गैप को निकालना। एडजस्टेड गैप का फॉर्मूला क्या है, तो दोस्तों एडजस्टेड गैप का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। बताइए, हमारा जो रिस्क सेंसिटिव एसेट है और रिस्क सेंसिटिव लायबिलिटी है उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। बताइए एसेट हमारा कौन कौन सा है इसमें, तो हमारा CC और कॉल मनी वो क्या है, हमारा एसेट है, और लायबिलिटी कौन सा है, हमारा SB और FD हमारा लायबिलिटीज़ है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हम लोग करंट अकाउंट को नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि करंट अकाउंट पे हमें कोई ब्याज देना नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं बात को, करंट अकाउंट पे हमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी दिया रहेगा। देखिए क्वेश्चन में करंट डिपॉजिट भी दिया हुआ है 200 करोड़, और जो लोग नहीं समझेंगे तो वो उसे भी ले लेंगे। आपको करंट डिपॉजिट को नहीं लेना है, क्योंकि करंट डिपॉजिट में आपको कोई ब्याज नहीं देना होता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एडजस्टेड गैप का फॉर्मूला है रेट सेंसिटिव एसेट माइनस रेट सेंसिटिव लायबिलिटी। देखिए नाम ही में है रेट सेंसिटिव, यानी वो एसेट जो कि रेट से सेंसिटिव है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। आप निकालिए तो आपको मिल जाएगा 100 करोड़ नेगेटिव वैल्यू आएगा एडजस्टेड गैप का। पहला पॉइंट निकल गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें एसेट को रिप्राइज करना है। अब देखिए रिप्राइजिंग में समझाता हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिएगा कि देखिए 500 पहले हम लोग एसेट को रिप्राइज करते हैं। तो बताइए एसेट कौन कौन सा है हमारा, एक कॉल मनी और एक CC है जो कि हमें लेना है। तो कॉल मनी का वैल्यू कितना है, 500 करोड़, और इंटरेस्ट रेट में कितना चेंज आया, 0.5%। तो 500 का 0.5 निकालिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बताइए 500 का 0.5 यदि कीजिएगा, 500 का आधा कितना होता है बताइए, 250 होता है। ठीक है, अब जरा आ जाइए दूसरा एसेट कौन सा है, दूसरा एसेट कैश क्रेडिट है, कितना करोड़ है, 400 करोड़ है, कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 1%। तो 400 का 1%, 400 का ही कितना हो जाएगा, यानी 400 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक जो है मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे करोड़ लिखा हुआ है, ये लाख है दोस्तों, क्योंकि आप यदि एसेट को रिप्राइज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो है तो हमारा 650 लाख होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो अब उसी तरह आप लायबिलिटीज़ को भी रिप्राइज कीजिए, वही 450 करोड़ आ जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड गैप होगा वो दोनों का क्या होगा, स्टैंडर्ड गैप कैसे निकालते हैं, जो रिप्राइजिंग एसेट है और जो रिप्राइजिंग लायबिलिटीज़ हैं उसका डिफरेंस को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड गैप। ठीक है, वो कितना मिलेगा हमें, 200 करोड़ मिलेगा, और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ 0.5 जो है हमारा, तो फ्रेंड्स हम लोग कवर कर रहे थे
कैसे हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को मेजर करेंगे। तो पहला था रिप्राइजिंग शेड्यूल, मैंने समझा दिया। दूसरा है हमारा गैप एनालिसिस। तो ये गैप क्या होता है दोस्तों, गैप बेसिकली हमारा डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसके के बीच का, आरएसए और आरएसएल के बीच का। तो आरएसए यदि आरएसएल से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव गैप, और आरएसए यदि आरएसएल से कम हो तो नेगेटिव गैप। तीसरा अप्रोच है हमारे पास ड्यूरेशन अप्रोच। तो ड्यूरेशन क्या होता है, एक टाइम होता है जिसमें बॉन्ड होल्डर वेट करता है कुछ सालों तक ताकि उसे बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, और फॉर्मूला भी आपके सामने, सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों चौथा अप्रोच है सिमुलेशन अप्रोच। सिमुलेशन है, इसमें दोस्तों डिटेल असेसमेंट होता है। किसका डिटेल असेसमेंट होता है, तो पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट ऑन अर्निंग एंड इकोनॉमिक वैल्यू बाय स्टिमुलेटिंग द फ्यूचर पाथ ऑफ इंटरेस्ट एंड इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो। दो तरह का स्टिमुलेशन, स्टैटिक और डायनेमिक, इसको एक और देख लीजिएगा। अब दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स को कैसे मेजर करते हैं तो समझ लिया, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो एसेट सेंसिटिविटी को घटाइए। कैसे घटाइएगा, तो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैच्योरिटी को बढ़ाइए, फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट को बढ़ाइए, फिक्स रेट लैंडिंग को बढ़ाइए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को बढ़ाइए, लॉन्ग टर्म ट्रेड लैंडिंग को बढ़ाइए, और जो अपना जो लायबिलिटी सेंसिटिव है उसे घटाइए। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। फिर कंट्रोल एंड सुपरविजन, तो जो बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट होते हैं ओवरसाइट इंटरेस्ट रेट रिस्क के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनके पास प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए इंटरेस्ट रेट रेजिम पे। सीनियर मैनेजमेंट जो है वो इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और लाइन ऑफ अथॉरिटी जो है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। आपके सामने मैं एग्जांपल लेके आया हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों इस पार्टिकुलर पीडीएफ में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो यदि जिन लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो नीचे मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे। दोस्तों देखिए, एक तरफ हमारा सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, दूसरी तरफ कैश इन हैंड, कॉल मनी, सीसी एंड टीएल दिया हुआ है। तो आरएसए कैसे निकालेंगे, आरएसए यानी रेट सेंसिटिव एसेट। तो कौन सा एसेट रेट सेंसिटिव है बताइए, कैश इन हैंड है क्या, बिल्कुल नहीं। कैश को क्या मतलब इंटरेस्ट रेट से, वो तो मेरे हाथ में है, तो कैश इन हैंड को नहीं लेना है, लेकिन सीसी और कॉल मनी को लेना है। तो 300 + 240 कितना होगा, 540। अब रेट सेंसिटिव लायबिलिटी बताइए, तो करंट अकाउंट तो लेंगे नहीं, तो सेविंग बैंक लेंगे और एफडी लेंगे, कितना हो जाएगा 300 + 300 600। एडजस्टेड गैप क्या क्या फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, आरएसए माइनस आरएसएल दोनों को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 540 - 600, यानी कि ध्यान दीजिएगा एसेट को पहले लिखना है, लायबिलिटी को बाद में लिखना है। ये फॉर्मूला एकदम क्लियर रहना चाहिए, आरएसए माइनस आरएसएल। ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है वैल्यू। अब समझिए बात को, यदि मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट रेट 2% घट गया, किस पे घट गया, एसेट पे भी घट गया और लायबिलिटीज पे भी घट गया। तो यहाँ पे लायबिलिटीज ज़्यादा है ना, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है। आप देखिए ना 600 करोड़ है लायबिलिटी और 540 करोड़ ही हमारा एसेट, तो लायबिलिटी हमारा एक्सेस में है। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को कम पे करना पड़ेगा। इसी कारण क्या मतलब हुआ, वो अपना एनआईआई को इम्प्रूव करेगा कितना परसेंट से। तो देखिए कितना का गैप है, 60% का गैप है, तो 60 इंटू और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा है 2%, यानी 60 का 2% कितना होगा दोस्तों 1.20 करोड़ ही तो होगा। तो बैंक को कम पे करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा पे, 1.20 करोड़। यदि इंटरेस्ट रेट हमारा 2% घट जाता है तो इसका उल्टा मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 2% बढ़ गया तो बैंक को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव गैप जो है वो 600 हमारा 60 करोड़ का है। तो बैंक का जो एनआईआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो क्या हो जाएगा 1.20 करोड़ से घट जाएगा। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। देखिए आपस में किस तरह कोरिलेटेड है टॉपिक, यहाँ समझ सकते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क है एक तरह का मार्केट रिस्क है। जो बैंक जो है वो सिक्योरिटी होल्ड करेगी, या तो A+ होगा, ठीक है, वो उसका एक रेटिंग माइग्रेशन पे मैंने केस स्टडी भी करवाया, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जितना भी कंपनी का लोअर रेटिंग होगा उतना ही उसका बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो BBB बॉन्ड जो है उसका रेटिंग हायर होता है। ठीक है, रेटिंग जो BBB बॉन्ड है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा देन वन विद AA रेटिंग। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक पे आते हैं, RAROC यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। तो दोस्तों प्रॉफिट प्लानिंग में हम लोग क्या होता है, प्रॉफिट प्लानिंग जो है बैलेंस शीट मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हायर रिस्क विल पे, ज़्यादा रिस्क यदि है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और लोअर रिस्क है तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा प्रॉफिट और कम रिस्क तो कम प्रॉफिट। तो रिस्क और कैपिटल कैसे रिलेटेड है, तो देखिए दोस्तों रिस्क इज पॉसिबल, ये तो जानते ही हैं। एक हमारा अनफेवरेबल जो कि हम लोग चाहते नहीं हैं, उसका किसका इम्पैक्ट होता है दोस्तों, कैश फ्लो का इम्पैक्ट होता है, अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, और नेट कैश फ्लो इन फ्यूचर ड्यू टू कोई किसी मान लीजिए कोई अनसर्टिनिटी हो गया उसके कारण। ठीक है, और कैपिटल बेसिकली एक तरह का कुशन का काम करता है। वो क्या करता है कि हमारा जो हमारा लॉसेज हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और उतना ही ज़्यादा RAROC बढ़ेगा। RAROC का फुल फॉर्म क्या है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल।
तो दोस्तों याद रखिएगा इस चीज़ को, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कैपिटल होगा, फिर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और उतना ही ज़्यादा हमारा RAROC होगा। बैंक का इनकम जो है वो 3 कंपोनेंट का होता है। एक होता है जो लोन से जो उसे ब्याज मिल रहा है वो, या जो इन्वेस्टमेंट से उसे इंटरेस्ट मिल रहा है वो। दूसरा है फी बेस्ड इनकम और तीसरा है ट्रेजरी इनकम। और बैंक का एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट है, एक वो है जो उसे ब्याज देना पड़ रहा है डिमांड और टाइम डिपॉजिट पे, दूसरा स्टाफ का एक्सपेंसेस और तीसरा का अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बैंक का मोटिव ये होता है कि अपने इनकम को एक्सपेंड करें और एक्सपेंडिचर को घटाएं ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। लेकिन इनकम को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा रिस्क को लेना पड़ता है दोस्तों, जिसके कारण कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, बैंक का मान लीजिए 100 करोड़ है, ठीक है, उसने 100 करोड़ जो है सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, जो कि इन सभी अल्टरनेटिव्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। देखिए GSEC है, AAA रेटेड है, AA रेटेड है, A रेटेड है, ठीक है, ऐसे करके ये सब अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका यील्ड भी दिया हुआ है, रिस्क वेट भी दिया हुआ है, पहला सिचुएशन, 4 सिचुएशन भी दिया हुआ है, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। और 8% कैपिटल रिक्वायरमेंट का भी वो नॉर्म्स है जो कि बेसल नॉर्म्स है। तो बैंक का पॉलिसी ये होता है कि वो इस तरह इन्वेस्ट करे ताकि ऑप्टिमम यील्ड मिल जाए और बैंक का जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसको बढ़ा सकें हम, ठीक है, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है या ट्रेजरी के स्कोप को बढ़ाकर, और बैंक का प्रॉफिट को इन्हांस कर सकते हैं हम लोग इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिस्क के थ्रू, ठीक है दोस्तों। अब देखिए रिस्क एग्रीगेशन और कैपिटल एलोकेशन, तो RAROC के अप्रोच के थ्रू प्रत्येक रिस्क को मेजर किया जाता है ताकि वो एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस VAR के थ्रू निकाले। दोस्तों VAR वैल्यू एट रिस्क मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है दोस्तों मॉड्यूल B में। एक्सपेक्टेड लॉस को हम लोग कवर करते हैं प्रोविजन के थ्रू, और अनएक्सपेक्टेड लॉस को हम लोग उसके लिए क्या होता है, कैपिटल एलोकेशन होता है दोस्तों। अब दोस्तों 2 चीज़ याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक है RC यानी कि रिस्क कैपिटल और एक है RAMP यानी रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। तो रिस्क कैपिटल कुछ और नहीं बल्कि VAR है यानी वैल्यू एट रिस्क है, और RAPM क्या है दोस्तों, प्रॉफिट बाय डिवाइडेड बाय RC। RAPM का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट को आप लोग लिखेंगे, प्रॉफिट को नॉमिनेटर में लिखेंगे और RC यानी रिस्क कैपिटल को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 2 ट्रेडर हैं, एक फॉरेक्स ट्रेडर है और एक बॉन्ड ट्रेडर है, दोनों का प्रॉफिट दे रखा है $10 मिलियन US। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जामिनेशन में दिसंबर 2019 में। दोस्तों समझ सकते हैं ये PDF कितना इंपॉर्टेंस है। फिर से मैं समझाता हूँ, 2 ट्रेडर है, एक फॉरेक्स ट्रेडर है और एक बॉन्ड ट्रेडर है, दोनों का प्रॉफिट जो है $10 मिलियन US है लास्ट ईयर, और इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको टेबल में दिया गया है। देखिए फॉरेक्स ट्रेडर ने डील किया था $100 मिलियन में, और बॉन्ड ट्रेडर ने डील किया था $200 मिलियन में। वोलेटिलिटी 12% है फॉरेक्स का और 4% है बॉन्ड का। प्रोबेबिलिटी टेबल आपको ये भी दे रखा है, आपको जेड स्कोर जो वैल्यू होता है 2.33 और ये भी 2.33, और रिस्क कैपिटल 28 मिलियन है बॉन्ड फॉरेक्स ट्रेडर का और 18.6 मिलियन है बॉन्ड ट्रेडर का। तो दोस्तों आपको 2 चीज़ निकालना होगा, RAPM और RC। कैसे निकालेगा, आ जाइए फॉरेक्स ट्रेडर पे। तो फॉरेक्स ट्रेडर का RC कितना है दोस्तों, RC तो VAR होता है, VAR निकालने का क्या तरीका है बताइए। आपको जो टोटल अमाउंट है, टोटल कैपिटल जो है उसको ले लीजिए, उसको इंटू जो वोलेटिलिटी है उसको ले लीजिए, और इंटू प्रोबेबिलिटी टेबल से जो जेड स्कोर निकाले उसको ले लीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको RC मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को, RC कैसे निकालता है मैं फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी टेबल जेड स्कोर वैल्यू, ठीक है। तीनों को निकालिए तो 28 मिलियन मिलेगा, किसके लिए, फॉरेक्स ट्रेडर के लिए। अब दूसरी तरफ है हमारा बॉन्ड ट्रेडर, तो बॉन्ड ट्रेडर के लिए भी, और एक और चीज़ RAPM कैसे निकालते हैं, तो अभी मैंने बताया है RC यानी कि VAR, ठीक है, उसको कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है, और जो प्रॉफिट है उसे नोमिनेटर में लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट जो है वो कितना है, वो है $10 मिलियन आपको ऊपर में लिखा हुआ है, दोनों को सेम प्रॉफिट है $10 मिलियन, तो उसे नोमिनेटर में लिखिए, और 28 मिलियन जो है उसे डिनोमिनेटर में लिखिए, तो कितना मिल जाएगा, 0.35 आपको RAPM मिलेगा। RAPM क्या है, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर, ठीक है। तो अब आ जाइए आप बॉन्ड ट्रेडर के केस में। बॉन्ड ट्रेडर का VAR निकालिए, कैसे निकालिएगा, $200 मिलियन को मल्टीप्लाई कीजिए 0.04 से, उसको फर्दर मल्टीप्लाई कीजिए 2.33 से, जो कि आपको मिल जाएगा $18.6 मिलियन US। RAPM निकालिए, तो फिर से बता रहा हूँ 10 को ऊपर लिखे जो कि प्रॉफिट है, और 18.6 को डिनोमिनेटर में लिखे जो कि आपको मिल जाएगा 0.53। आप समझिए बात को, किस बताइए किसका रिस्क कैपिटल कम है, तो बॉन्ड ट्रेडर का रिस्क कैपिटल कम है, ठीक है, और किसका RAPM ज़्यादा है, तो बॉन्ड ट्रेडर का RAPM ज़्यादा है, इसीलिए बॉन्ड ट्रेडर का जो है बेटर परफॉर्मेंस है। तो देख सकते हैं ये जो 2 पैरामीटर्स हैं RC और RAPM, इसके थ्रू हम लोग किसी के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा क्विक रिवीजन सेशन, पूरे BFA मॉड्यूल को हम लोगों ने कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लोगों को जोड़िए, और भी मैं डिफरेंट मॉड्यूल्स का आप लोगों के साथ क्विक रिवीजन सेशन लाऊंगा और MCQs भी लाऊंगा। तो दोस्तों यदि लेसन पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मुझे व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।